हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 के कोलॉइड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था और उनके 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फाइनली लास्ट में जो है एसोसिएटेड कोलॉइड यानी कि मिशेल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मिशेल फॉर्मेशन की मैकेनिज़्म को समझेंगे। ये जो मिशेल फॉर्मेशन है वो किस तरीके से वर्क करती है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिसने जो है, अगर आपको पिछला कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में देखें, तभी आपको ये आगे वाला पार्ट आसानी से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, आगे बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन की। सो स्टूडेंट्स, मिशेल फॉर्मेशन की बात की जाए तो सोप सॉल्यूशन भी हम लोग ले सकते हैं, वो भी एक प्रकार का मिशेल सॉल्यूशन है, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है एसोसिएटेड। सोप की बात की जाए तो सोप आपका सोडियम और पोटेशियम का एक प्रकार का सॉल्ट होता है, जिसमें फैटी एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो हम लोग इसको RCOO नेगेटिव यानी पॉजिटिव यानी कि सोडियम स्टीयरेट हम इसको बोल सकते हैं। R को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन होती है उसको हम लोग यहाँ पर R से डिनोट करते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम जनरली बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। इसमें आपका जो R वाला पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन चेन्स का होता है और उसके बाद आपके आते हैं COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये जो है आपका साबुन का काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं आपके सोप, तो जब हम इनको क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। जब हम इस सॉल्यूशन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आपका RCOO नेगेटिव अलग हो जाएगा और Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, कैटायन और एनायन में टूट जाएंगे। ये जो आपका RCOO नेगेटिव आयन वाला पार्ट है, एनायनिक जो पार्ट है आपका, इसमें भी 2 पार्ट होंगे। एक आपका ये R वाला पार्ट अलग है, जैसा कि मैंने बताया था। ये हाइड्रोकार्बन चेन है जो नॉन पोलर होता है। आपने पोलर, नॉन पोलर, ये सारे बॉन्ड आपने पढ़े होंगे। एनायनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, तो उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये जो आपका RCOO नेगेटिव आयन से, ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक है आपका हाइड्रोकार्बन चेन यानी R वाला पार्ट, जो कि आपका होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर हीटिंग कंपाउंड होता है, जो पानी से दूर रहता है, यानी वाटर से दूर रहता है। जबकि ये जो आपका दूसरा पार्ट है यानी COO नेगेटिव वाला जो आपका पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है ये वाटर लविंग पार्ट है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, जो कि आप पिछले वीडियो में समझ चुके होंगे। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। हाइड्रोफोबिक यानी जो वाटर से जो है दूर रहे, और हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर के साथ ईजली क्या हो, रिएक्ट हो जाए, तो वो आपके हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। और जो वाटर प्रूफ हम एक तरीके से कह सकते हैं, ये आपके होते हैं हाइड्रोफोबिक। आई होप यहाँ तक आपको जो है सोप के बारे में पता चला होगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस फिगर से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। ये जो आपका लंबा सा पार्ट है, एक सेकेंड, तो आपका ये वाला जो पार्ट है सोप का, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं।
ये वाला जो है आपकी हाइड्रोकार्बन की जो लंबी सी चेन है जिसको हम आर वाला पार्ट बोलते थे, ये जो आपका है आयोनिक पार्ट है। वाटर अट्रैक्टिंग जिसको हमने COO वाला देखा था वो आपका हाइड्रोफिलिक था। वाटर अट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है गाइस? हाइड्रोफिलिक। और जबकि आपका आर वाला यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था वो हाइड्रोफोबिक था। तो यहाँ पर हम इस पूरे चेन को नाम दे सकते हैं आर। और ये जो आपकी स्फेरिकल जैसी सरफेस है एलिप्टिकल, इसको हम लोग COO नेगेटिव कहते हैं। तो ये आपका जो है वाटर का एक तरीके से जो है आपका स्ट्रक्चर है, वाटर का नहीं सॉरी सोप का ही आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी कि सोप के जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपके RCOO नेगेटिव आयंस का जो पार्ट है ये आपकी जो है COO नेगेटिव, क्योंकि वाटर लविंग पार्ट है तो ये वाटर में मिक्सअप हो जाता है। और आर वाला पार्ट क्या होता है? ये आपका वाटर हीटिंग पार्ट है यानी कि हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वाटर से अलग रहेगा और सरफेस पर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि साबुन आपका जो है वर्क कैसे कर रहा है, जो मिशेल है ये किस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन जब इनकी ये तो जनरल कंडीशन की बात थी कि आपका आर वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा, सरफेस पर पाया जाएगा यानी कि साबुन की सरफेस पर पाया जाता है। और COO नेगेटिव ये आपका वाटर लविंग है तो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो ये आपका सॉल्यूशन में मिक्सअप हो जाता है। अब ये जो एनाइंस होते हैं, लेकिन अगर जो है हम लोग क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन की बात करें यानी कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर क्या होगा, जो एनाइन पार्ट है आपका COO नेगेटिव पार्ट है ये जो है आपके सॉल्यूशन में मिक्सअप हो जाएगा और वहाँ पर जो है एक स्फेरिकल शेप जो है बन के आएगी, जहाँ पर जो आपके हाइड्रोकार्बन्स थे यानी आर वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका जो है उस स्फीयर के सेंटर के पार्ट में जो है पाया जाएगा। और जो आपका COO नेगेटिव यानी एनायनिक पार्ट था वो आपका जो है सरफेस के ऊपर पाया जाएगा। इस तरीके का जो एग्रीगेट आपका जो है फॉर्म होता है, जो स्फेरिकल सरफेस आपकी फॉर्म होती है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक मिशेल। तो यहाँ तक का आपको फंक्शन समझ में आया होगा सोप का। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस, इसी तरीके के केस में जो होता है आपका, इसी तरीके से अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो वो भी आपका जो है उसको हम लोग सोडियम लॉरी सल्फेट बोलते हैं, जिसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। जिसका ये जो केमिकल फार्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है CH3CH2 का होल 11 SO4 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और इसमें जो आपका पोलर ग्रुप है यानी कि पोलराइज होता है जो, वो है आपका सल्फेट अलोंग विद द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और ये जो आपकी है ये आर वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे थे वहाँ पर, तो ये लॉन्ग जो है आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें आप सल्फेट को छोड़ दें। सल्फेट को छोड़कर जो आपका पार्ट है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जो कि हम वहाँ पर आर वाली जो पार्ट की बात कर रहे थे, तो वही यहाँ पर भी जो है ये वाला पार्ट अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सल्फेट से पहले तक का पार्ट, ये आपका वही आर वाला पार्ट है। यहाँ पर हैज़ द मैकेनिज़्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन,
तो मिशेल फॉर्मेशन का जो मैकेनिज़्म है वो डिटर्जेंट में बिल्कुल साबुन की तरह ही होता है। जिस तरह से आपने देखा कि सोप वर्क करता है, कुछ उसी तरीके से जो है आपका ये वाला पार्ट भी, यानी डिटर्जेंट भी आपका उसी तरीके से मिशेल फॉर्मेशन करता है। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई, तो यहाँ पर आप इनको इस फिगर से समझ सकते हैं कि ये जो आपका स्टीयरेट आयन है, जो अभी हमने RCOO पार्ट की बात की, और ये आपका वाटर है, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है पहले फॉर्म होता है एक जनरल कंडीशन पर, जब लो कंसंट्रेशन की बात होती है। लेकिन जो है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन पर इसकी जो सरफेस है, तो आप देखेंगे सेंटर में आपका R आ जाता है, और उसके चारों तरफ उस स्फीयर के आप देखेंगे जो आपका एनायनिक पार्ट है वो आपका अटैच कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी साबुन जो है किसी भी डर्ट को या ऑयली चीज़ों को हमारे कपड़ों से अलग कैसे कर देता है, जिससे हमारे कपड़े जो है साफ़ सुथरे और अच्छे पहनने लायक हो जाते हैं। तो आगे जो है हम लोग यहाँ पर, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो मिशेल फॉर्मेशन है होती है साबुन में, किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उनमें फॉर्म होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका सोप है वो किस तरीके से आपका जो हमारी डर्ट वगैरह है और ऑयल है उसको कैसे अलग करता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि COO नेगेटिव वाला पार्ट था, वो आपका सरफेस के ऊपर रहता है इस तरीके से, और जो यहाँ आपके सेंटर में जो पार्ट होता है वो आपका R वाला पार्ट है, यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो कि आपका हाइड्रोफोबिक था। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ये साबुन किस तरीके से जो है हमारा गंदगी को साफ़ करता है। तो जैसा कि आपने स्ट्रक्चर देखा कि जो हाइड्रोकार्बन R वाला पार्ट था वो आपका सेंटर में होता है, और इसके अलावा जब ये साबुन जो है आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स, जैसे हमने माना कि आपका कोई गंदा कपड़ा है और उसमें मतलब तेल वगैरह या पसीना वगैरह, ऑयली पार्ट्स अगर आपके कपड़े में हैं, कहीं पर ऑयल की बूंदें ही हम मान लेते हैं, तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, यानी कि R वाला जो पार्ट होगा, ये आपका ऑयल ड्रॉपलेट के बीच में आ जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स के बीच में ये आ जाएगा। और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट था, यानी CO नेगेटिव वाला, उसके जो है तेल की जो ऑयल आपके कपड़ों पर गिरी हुई है, ऑयल की जो ड्रॉप्स आपके कपड़ों पर गिरी हुई है, उनके चारों तरफ जो है जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा था वहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बना लेता है। अब ये क्या करेगा, ये जो आपका नेगेटिव आयन वाला COO नेगेटिव एनायनिक पार्ट था, ये जो है एक तरीके से ग्रीस या तेल की बूंदों को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है आपका, आपके कपड़ों से तेल की जो बूंदें होती हैं या ग्रीस वगैरह लगा होता है कपड़ों में, उनको जो है वाटर की सहायता से साफ़ करने का काम करते हैं। तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे समझते हैं। तो आप जानते हैं ये जो पोलर पार्ट है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ऑयल ड्रॉपलेट्स जो आपकी स्टीयरेट आयन से घिरी हुई थी, यानी R से घिरी हुई थी, तो वाटर के साथ क्या होती है, ये एकदम से खिंचकर बाहर आ जाती हैं कपड़ों से। तो इससे क्या होता है, जो सोप है हमारा एमल्सिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, और हमारे कपड़ों से ऑयल और फैट को साफ़ करने में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। कपड़े हमारे चिकने हो जाते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं तो हमारे कपड़े जो है आपके खुरदरे हो जाते हैं, यानी कि
जो हम कहते हैं कि कपड़े हमारे धुल गए हैं, यानी कि साफ़ हो गए। नेगेटिवली चार्ज शीट अराउंड द ग्लोब्यूल्स प्रिवेंट दैम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एग्रीगेट्स। और जो नेगेटिवली चार्ज शीट्स होती है, आपने देखा कि उसके किनारे किनारे जो COO नेगेटिव जो है अटैच होते हैं, ये वापस जो है उन तेल की बूंदों पर कपड़े पर जमा होने से रोकते हैं। इस तरीके से जो है हमारा ये सोप वर्क करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से जो है सोप वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतनी बातें करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कोलॉइड्स के प्रिपरेशन की। अभी हमने कोलॉइड के बारे में जाना, उनके टाइप्स के बारे में जाना, उनके मैकेनिज़्म के बारे में जाना। अब हम आगे जानते हैं कि कोलॉइड्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन के बारे में, इनकी प्रिपरेशन के बारे में हम लोग अब यहाँ पर जानेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, कोलॉइड्स को बनाने के लिए केमिकल मेथड जो यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्सन को बनाने के लिए डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को बाद में हम लोग अलग करके कुछ इस तरीके का जो है आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा FeCl3 की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराई गई, हाइड्रोलिसिस जब इनका किया गया, डबल डिकम्पोजिशन जब इनका होता है, तो फाइनली हमें मिलता है आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाता है। और दूसरी तरफ HCl एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिलती है। एक ये तो आपका हो गया केमिकल मेथड, जिसमें हम लोग डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग कोलॉइड पार्टिकल्स, कोलॉइड सॉल्यूशन बना सकते हैं। दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स ब्रेडिक आर्क मेथड। तो स्टूडेंट, इस मेथड की अगर आप बात करें तो ब्रेडिक आर्क मेथड में अगर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक आर्क जो है आपकी स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्स इन डिस्पर्स मीडियम। आप देखें जो है कि ब्रेडिक आर्क जो है यहाँ पर अटैच की जाती है मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स पर। ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इन मेटल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो है ब्रेडिक आर्क जो है आपकी फिक्स की जाती है एक डिस्पर्सन मीडियम में। तो जो इंटेंस हीट जो होती है यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका मेटल है वो वेपराइज होगा, और जब वो बाद में कंडेंस होगा तो क्या होगा, हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर बनकर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ब्रेडिक आर्क मेथड, जिसमें हमने देखा किस तरीके से जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लें, इसमें यहाँ पर ब्रेडिक आर्क का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में यहाँ पर लगा देते हैं, और उसके बाद जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से मेटल आपका वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद फिर वो ठंडा होगा, यानी कंडेंस होगा, तब आपके जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है हमारा इस कंडीशन में हमें ऑब्टेन हो जाता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब एक और प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस है आपकी पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करके भी हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स बना सकते हैं। पेप्टाइजेशन की स्टूडेंट्स अगर बात की जाए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम
इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है प्रेसिपिटेट यानी कि जो सरफेस के नीचे जो है पाउडर सरफेस जम जाती है, उनको हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? इनको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम के साथ जो है अच्छे से शेक करके, अच्छे से जो है हिलाकर मिक्स करने पर क्या होता है, हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ इस प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी आयनिक पार्ट। इलेक्ट्रोलाइट की अगर यूज़ की जाए, इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर यूज़ जो है पेप्टाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो है हम लोग हाल ही में जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है सरफेस के नीचे, प्रेसिपिटेट आप जानते होंगे, जो हमें किसी भी अगर हमने रिएक्शन की है उसके सरफेस पर अगर जो है कोई पाउडर लाइक सब्सटेंस जमा हो जाता है तो वही हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, जो हाल ही में बना हुआ प्रेसिपिटेट है उसको हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये कैसे होता है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो ये किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, तो इसमें क्या होता है गाइस, ये जो प्रेसिपिटेट होता है, जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसको डिस्पर्सन मीडियम में शेक करते हैं, तब क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपका प्रेसिपिटेट पर डेवलप हो जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जब ब्रेक हो जाएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा और ये आपके जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म इस तरीके से कर देते हैं। आई होप आपको जो है आज के इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के बचे हुए कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।